एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूँ स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। एंड हम कर रहे हैं इस वक्त क्या, क्लास 7 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसका हम देख रहे हैं 11 चैप्टर। एक्सप्लेनेशन हो गया, समरी देख ली है, क्वेश्चन आंसर्स देख लिए हैं, लेकिन अभी क्या बचा है, ग्रामर सॉल्यूशंस। मतलब आपके ही इसी चैप्टर में लास्ट में वोकैबुलरी वर्ड्स के बाद ग्रामर सॉल्यूशंस है, प्लस राइटिंग सेक्शन है, जिसको अब हम केटर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। इन्फिनेटिव्स एंड जेरेंड्स। अभी हम पढ़ कौन सा चैप्टर हैं, क्लास चैप्टर 11। चैप्टर 11 का नाम क्या है, दार एस सलाम टू नैरोबी बाय फोर्ट प्रीफेक्ट। ओके, और ये लिखा किसने, रोल दाल ने। सो जस्ट रिमाइंडिंग यू गाइज। सबसे पहले हम देखेंगे इन्फिनेटिव्स और जेरेंड्स क्या होते हैं। व्हाट आर इन्फिनेटिव्स एंड व्हाट आर जेरेंड्स। नाउ बिफोर आई स्टार्ट दिस, ओके, लेट मी गिव यू अ स्मॉल हिस्ट्री टू इट। आपके जो वर्ब्स होते हैं, हमें वर्ब्स पता है क्या होते हैं, डूइंग वर्ड्स, जहाँ पे किसी ना किसी तरीके का कोई काम हो रहा है, सोचने का काम। ज़रूरी नहीं एक्शन वर्ड्स ही हो, एक्शन या नॉन एक्शन वर्ड्स होते हैं। बेसिकली आप इन्हें कहते हो डूइंग वर्ड्स। वर्ब सबको पता है। अब वर्ब्स जो होते हैं ना, दो कैटेगरी में फॉल होते हैं। एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स और एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है, एक होते हैं फाइनाइट वर्ब्स और एक होते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। अब फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जो टेंस के हिसाब से, नंबर के हिसाब से आप उसका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल समझ लो, मैंने बोला आई एट अ मैंगो। आई एट अ मैंगो, इसका मतलब मैंने एक आम खाया था। आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक मैंगो खा रहा हूँ। I have eaten a mango. I have eaten a mango. मैं एक आम खा चुका हूँ। Similarly, यहाँ पे इधर पे जो सेंटेंस 1 है, इसमें eat का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, यहाँ पे eat का ing फॉर्म यूज हुआ है, और यहाँ पे eat का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, परफेक्ट फॉर्म यूज हुआ है। सेंटेंस में हर जगह ईट का फॉर्म चेंज हो गया, वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि हर जगह टेंस का चेंज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे सिंपल बोलूँ आई ईट मैंगो, ओके, तो अगेन यहाँ पे इसका फॉर्म चेंज हो गया। और अगर मैं इसमें पर्सन चेंज कर दूँ तो हो जाएगा ही ईट्स मैंगोज। ही ईट्स, अगेन यहाँ चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप सिंगुलर तो ले रहे हो, लेकिन आई को ले रहे हो, और यहाँ पे ही को ले रहे हो। ही, शी, इट के साथ हम हमेशा एस यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में, ये तो हमें पता है। तो तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है कि हर जगह वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया है, येस और नो। यस, यहाँ वर्ब का फॉर्म चेंज हो गया है। क्यों चेंज होता है? बिकॉज ऑफ टू थिंग्स। एक होता है टेंस और एक होता है नंबर। सिंगुलर है, प्लूरल है, ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे टेंस, नंबर और पर्सन को देखते हुए अगर वर्ब का फॉर्म चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं फाइनाइट। सिंपल, इसको बोलते हैं फाइनाइट। अब हम इसको हटा देते हैं, ओके। अब ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं जहां पे वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता, चाहे तुम टेंस को बदलो। फॉर एग्जाम्पल, सिंगिंग इज फन। व्हाट इज फन? क्या फन है? सिंगिंग इज फन। यहाँ पे ये वर्ब है, यहाँ पे वर्ब का एक फॉर्म है ना, सिंगिंग, गाना गाना, इज फन। लेकिन यहाँ ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं कर रहा, कुछ ऐसी चीज है जो फन है। यहाँ ये एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आया ना। अब मैं इसको बोलूंगी सिंगिंग फन है, सिंगिंग फन था, सिंगिंग फन होगा। इन एनी केस यहाँ पे इज, वॉज और विल बी कुछ भी आए, सिंगिंग का फॉर्म चेंज नहीं हो रहा है। या मैं अगर बोलूं आई लाइक प्लेइंग गेम्स, चलो इसको ये एग्जाम्पल देखते हैं अपन। आई लाइक प्लेइंग गेम्स, ओके, मुझे गेम्स खेलना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग गेम्स, ही लाइक्स प्लेइंग गेम्स, दे लाइक प्लेइंग गेम्स, वी विल लाइक प्लेइंग गेम्स, वी नेवर लाइक प्लेइंग गेम्स। इन एनीथिंग प्लेइंग का फॉर्म चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे लव टू dance,
दे लव टू डांस, ये है तुम्हारा एक और फॉर्म, टू डांस। आई लव टू डांस, यू लव टू डांस, they love to dance, I loved to dance, I will love to dance। in any case ये to dance का फॉर्म चेंज हुआ नहीं हुआ, राइट। सो इन्हें हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स जिनका फॉर्म एज पर टेंस, पर्सन और नंबर चेंज नहीं होता। अब इसको थोड़ा बहुत समझ में आया है? एकदम से अभी हम जब बहुत से एग्जाम्पल्स देखेंगे तब हमको और ज़्यादा तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको हटाती हूँ मैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लिख लेते हैं कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं, अब ये 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं जेरेंट्स। जेरेंट्स मतलब जिस वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है, सिंगिंग इज फन, प्लेइंग गेम्स इज फन, सो यहाँ पे ये वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है। दूसरे होते हैं इन्फिनिटिव्स। इन्फिनिटिव्स का मतलब क्या होता है? जहां पे टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, टू प्ले, टू गो, टू डांस, टू सिंग, ये होते हैं इन्फिनिटिव्स, ओके। और थर्ड होते हैं आपके पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल्स जो कि जिसमें आप en फॉर्म या ed फॉर्म यूज करते हो, जहाँ पे en या ed फॉर्म ब्रोकन या आप च्यूड और एनकरेज्ड, तो इस तरीके के फॉर्म यूज होते हैं। इन सब का फॉर्म टेंसेस, पर्सन और नंबर से चेंज नहीं होता। या तो ये एडजेक्टिव की तरह एक्ट करते हैं या तो ये नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये कभी वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। ये वर्ब होते हैं लेकिन ये वर्ब की तरह एक्ट नहीं करते। आर वी क्लियर विद दिस? चलिए अब हम देखते हैं आपके इसमें क्या दिया हुआ है। लुक एट दीज सेंटेंसेस। पैम बेक्ड अ केक टुडे। पैम बेक्ड अ केक टुडे, पैम ने आज एक केक बेक किया। शीला एंड पैम विल बी बेकिंग अ केक टुमारो, वो लोग कल एक केक बेक करेंगे। द फॉर्म ऑफ द वर्ब बेक डिपेंड्स ऑन द टेंस एंड द नंबर एंड द पर्सन ऑफ द नाउन। इन दोनों जगह में ये जो बेक का फॉर्म है वो चेंज हो गया क्योंकि ये टेंस पे, नंबर और पर्सन पे डिपेंड करता है। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। अब ये जो ये सारे होते हैं ये 3 तरीके के होते हैं, इन्फिनिटिव्स, जेरेंट्स और पार्टिसिपल। इसमें हम जेरेंट्स और इन्फिनिटिव्स को डिस्कस करेंगे। इन्फिनिटिव्स वो होते हैं जिसमें टू और वर्ब का बेस फॉर्म आता है, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। फॉर एग्जाम्पल, वी हैड टू अटेंड द सेमिनार, ही विशेस टू एक्वायर ग्रेट वेल्थ, आई लाइक टू डांस, you wish to study, mama wants us to clean the room। in all these sentences to के साथ जो बेस फॉर्म आया है इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव, ओके। अब क्या करना है आपको? ये जो सारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं इनमें आपको इन्फिनिटिव यूज करना है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, we were excited when we heard of the picnic। हम बहुत एक्साइटेड थे जब हमने पिकनिक के बारे में सुना। अब मैं इसको हिंदी में बोल रही हूँ, समझो। हम बहुत एक्साइटेड थे पिकनिक के बारे में सुनकर। वी वर एक्साइटेड टू हियर अबाउट द पिकनिक। वी वर एक्साइटेड टू हियर अबाउट द पिकनिक। तो जो मेन वर्ब यहाँ यूज किया है, व्हेन वी हर्ड ऑफ द पिकनिक की जगह मैंने लिखा वी वर एक्साइटेड टू हियर ऑफ द पिकनिक। खत्म। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन हु वॉक्ड ऑन द मून। Who walked on the moon? मैंने इसको चेंज किया। नील आर्मस्ट्रॉन्ग was the first man to walk on the moon। गलत हुआ? नहीं, सही है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जो मून पे जिसने वॉक किया। नेक्स्ट देखो, I was heartbroken when I heard of her illness। मेरा दिल टूट गया जब मैंने उसकी बीमारी के बारे में सुना। I was heartbroken when I heard की जगह चेंज करो टू हियर ऑफ हर इलनेस। टू हियर मतलब जब मैंने सुना। पूरा आपका मीनिंग सेम रहेगा, कहीं कोई चेंज नहीं हो रहा है, ओके। सो आई वॉज हार्ट ब्रोकन टू हियर ऑफ हर इलनेस। नेक्स्ट देख लेते हैं, और क्वेश्चन है हमारे पास। द पायलट वॉज द फर्स्ट मैन हु पैराशूट आउट ऑफ द प्लेन। हु पैराशूटेड आउट ऑफ द प्लेन। पायलट पहला आदमी था जो प्लेन से कूद गया पैराशूट पहन के। द पायलट वॉज द फर्स्ट मैन to parachute out of the plane। to
parachute out of the plane. Next क्या है? I found it exhilarating when I was able to walk freely among the wild creatures. I found it exhilarating, ये when I was able to walk freely की जगह क्या लिख दो? To walk freely. Simple. To walk freely. Okay? Mr. Gordon was the only man who came forward as a witness to the crime. Mr. Gordon सिर्फ अकेले वो इंसान थे जो क्राइम का विटनेस बन के, मतलब ये कि मैं चश्मदीद गवाह हूँ इसका, बन के वो सामने आए थे. To come forward, who came की जगह लिख दो to come forward. To come forward as a witness to the crime. इसके ये रहे आंसर्स आपके पास. Okay? So understood. Who parachute when I was, who करके जब भी आता है उसको चेंज कर देना है to और verb का base form. Okay? Next question है, the robber escaped from the police station so that he could avoid punishment for his crime. Again, the robber escaped from the police station. अब ये जो पूरा दिया हुआ है so that he could avoid punishment. So that he could, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक चेंज कर दो एक बार, बताओ क्या होगा? The robber escaped from the police station to avoid punishment for his crime. इस पूरे को चेंज करो, avoid तुम्हारा verb है, इसमें लगा दो to avoid, खत्म करो, इतना लंबा सेंटेंस को छोटा कर दो. We were shocked when we saw the headlines. We were shocked, ये when we saw की जगह आ जाएगा to see the headlines. Okay? Clear? You will have to work hard if you want to pass the test. You will have to work hard if you want to pass the test. तो यहाँ पे simply क्या लिखोगे? You will have to work hard if you want to pass की जगह क्या आ जाएगा? Simply to pass the test. If you want हटा दो. You will have to work hard to pass the test. You will have to work hard to understand this concept. You will have to practice questions to understand this concept. Understood this thing? चलिए next देख लेते हैं. ये रहे आपके आंसर्स. अब हम आते हैं जेरेंट्स में. जेरेंट्स मैंने क्या बताया था? जो ing फॉर्म होता है. ओके, सो जेरेंट्स जो होते हैं वो नाउन की तरह एक्ट करते हैं. सिंपल एग्जाम्पल, स्विमिंग इज अ गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज. Ask the question, what? What is a good form of exercise? Swimming here is a good form of exercise. Is it acting as a subject, a noun? Yes. Listening to music is her favorite pastime. What is her favorite pastime? Listening to music. Now, is it acting like a noun? Yes, it is acting like a noun. These are your gerunds, जो कि एक sentence में subject की तरह act करते हैं. अब आपको इसमें बहुत इजी क्वेश्चन मिला है, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा. क्वेश्चन में दे दिया इनका जेरेंट फॉर्म लिखो. जेरेंट फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म. यहाँ पे सब बेस फॉर्म दिए हैं, बस लगा दो उसमें आईएनजी. आई अपोलोजाइज फॉर अपसेटिंग आवर प्लान्स. ही इज श्योर ऑफ विनिंग द अवार्ड दिस ईयर. विजय वॉज स्कोल्डेड बाय हिज टीचर फॉर चीटिंग इन द क्लास. ओके. Dash has ruined his health. Smoking has ruined his health. She was praised for making a beautiful model of an artisan well. Akbar rewarded Birbal for solving the riddle. Easy or not? Gerund में क्या करना है? बस ing लगा देना है. हर जगह ये एक noun की तरह एक्ट कर रहा है. उसको क्यों अवार्ड मिला था? Solving the riddle. उसने प्रेस क्यों किया? मेकिंग, फॉर डूइंग समथिंग. व्हाट डिड शी डू? मेकिंग. अंडरस्टूड? ये हैं हमारे आंसर्स. क्लियर विद दिस क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट. पेन इट डाउन. इमेजिन दैट you had gone on a visit to an animal sanctuary on the outskirts of your city. आप इमेजिन करो कि आप जो हो किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में गए हो जो आपके सिटी के आउटस्कर्ट्स में है, मतलब बाहर में है, थोड़ा सा सिटी के बाहर है. Where you found that poachers had killed a protected animal. Protected animal मतलब जो endangered species होती है, जिनके नंबर्स बहुत कम हो रहे हैं, जो लुप्त होने वाले हैं, उनमें से आपने देखा किसी एक एनिमल को पोचर्स जो होते हैं, जो इलीगल हंटर्स जो होते हैं, उन्होंने मार दिया.
Write a letter to the editor of your local newspaper protesting against the incident and suggesting measures to prevent such an unfortunate incident from taking place again. आपको करना क्या है, आपको अपने एरिया के लोकल न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखना है जिसमें आप ये बताओगे कि आपने क्या इंसिडेंट देखा और ये कितना गलत है और किस तरीके से आप मतलब प्रॉपर एक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर मेजर्स ले सकते हो, मे बी आपको कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे सो दैट दिस कैन बी स्टॉप्ड. वी ऑल नो कि एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं, हमें सबको पता है, लेकिन उसके बाद भी जस्ट फॉर अ फ्यू शिलिंग्स और आई शुड से कुछ पैसों के लिए हम इन्हें मार देते हैं. क्यों? क्योंकि शायद थोड़ी स्किन मिल जाएगी, थोड़ा मीट मिल जाएगा, आइवरी मिल जाएगी, उनके दांत मिल जाएंगे, उनके नाखून मिल जाएंगे और उससे क्या होगा, हमें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे. बट वॉट वी आर डूइंग इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वी अंडरस्टैंड दिस थिंग. अब हमें एक लेटर लिखना है, लेटर टू द एडिटर, मतलब हम एक फॉर्मल लेटर लिखने वाले हैं विच विल स्टार्ट विथ सेंडर्स एड्रेस. यू विल लीव अ लाइन, date, you will leave a line, then you will write the receiver's address, then again you will leave a line and write the subject. सब्जेक्ट लिखने के बाद आप सैल्यूटेशन लिखोगे, रेस्पेक्टेड सर, एंड देन यू विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन, देन बॉडी, कंक्लूजन एंड लास्ट में सब्सक्रिप्शन. तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेटर. ओके, सो फर्स्ट इज द सेंडर्स एड्रेस 12 गांधी विला, ग्रीन एवेन्यू, बैंगलोर. ओके, then you left a line and you wrote the date September 22, 2020. Again you left a line and you wrote the, यहाँ पे जब भी हम एडिटर को लेटर लिखते हैं सबसे ऊपर आप उनका डेजिग्नेशन लिखोगे. आप जिसको भी लिख रहे हो, टू द चेयरमैन या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई एग्जीक्यूटिव है, कोई को जिसको भी लिख रहे हो उसका आप सबसे पहले डेजिग्नेशन लिखते हो. तो हमने लिखा द एडिटर. कहाँ का एडिटर है वो? हिंदुस्तान टाइम्स का. कौन सी जगह का? बैंगलोर. क्लियर विद दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं. सब्जेक्ट लिखा आपने पोचिंग एंड इट्स ग्रेव रिपरकशंस. अब यहाँ आपने लिखा पोचिंग एंड इट्स ग्रेव रिपरकशंस, मतलब पोचिंग जो कि एक इलीगल हंटिंग, और उसके ग्रेव मतलब बहुत ही खतरनाक उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में आप लिख रहे हो. रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन कंप्लीट. अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं. थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड डेली I want to express my deep concern and anxiety over killing and poaching of wild animals. आपके इस esteemed daily का मतलब क्या होता है? न्यूज़पेपर को डेली भी कहा जाता है क्योंकि वो रोज़ आता है. तो आपके इस बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड न्यूज़पेपर के थ्रू, जो आपका कॉलम है उसके थ्रू, मैं जो हूँ अपना डीप कंसर्न और एंजाइटी शो करना चाहती हूँ. किस बारे में? ओवर किलिंग एंड पोचिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स. During my recent visit to an animal sanctuary, we found that poachers had killed a protected animal. मेरा जो अभी recent visit था, मैं एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गई थी जहाँ पे मैंने क्या देखा कि जो पोचर्स थे उन्होंने एक प्रोटेक्टेड एनिमल को किल किया था. It was disappointing and heart-wrenching to see the current situation of our endangered species. इट वॉज डिसअपॉइंटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा मैं निराश हुई और दिल बैठ सा गया ये देख के कि अभी जो हमारी जो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं उनकी क्या हालत है उनकी. इट अपीयर्स दैट मैन इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमल दैट हैज़ एवर लिव्ड ऑन प्लानट. ऐसा लग रहा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जो जानवर है वो जो कि इस प्लानट में रहा है वो कोई और नहीं है, वो इंसान है. द इनोसेंट एनिमल्स इन द फॉरेस्ट हैव बीन ड्रैग्ड टू द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. जो इनोसेंट एनिमल्स हैं जो कि फॉरेस्ट के, अब वो एकदम बस एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, मतलब वो बस उनकी जो पूरी जाति है, प्रजाति है, वो ख़त्म होने वाली है. एनी एनिमल दैट कम्स विद इन द रेंज ऑफ हिज ग्रीडी परसेप्शन इज गॉन फॉर एवर. कोई भी एनिमल जिसको उसको लगता है कि इससे उसको पैसा कमा सकता है, वो चाहे वो स्किन बेच के करे, जैसे काऊ हो गया उसकी स्किन बेच के करे, एलिफेंट को आइवरी के लिए करे, टाइगर जो होता है उसको उसकी स्किन के लिए, मीट के लिए, नेल्स के लिए करे, जैसे उसे लगता है कि इसे बेचा जा सकता है, वो एनिमल जो होता है एक्सटिंक्शन के लिए मतलब उसकी बॉर्डर पे आ जाता है क्योंकि उनको इतना हंट किया जाता है.
According to Wildlife Protection Society of India, 21 elephants, 24 rhinos, 50 tigers, 154 leopards were killed for poaching in 2020. अब आप एक लेटर लिख रहे हो तो आप अपने मन से कोई फिगर नहीं दोगे. So until unless you have read some particular article जिसमें ये फिगर्स हैं, आप अपने मन से नहीं लिखोगे. Remember this thing, क्योंकि फॉर्मल लेटर में फैंटेसी वर्ड्स यूज नहीं करते, आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने होते हैं. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया है कि जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया है, उसने जो रिसेंट अपना सर्वे किया था उसमें उसने बताया कि 21 एलिफेंट्स, 24 राइनोस, 50 टाइगर्स, 154 लेपर्ड्स को 2020 में सिर्फ पोचिंग के लिए मार दिया गया, मतलब पोचर्स ने उन्हें किल कर दिया था. This number is quite alarming, keeping in view the meager number of these endangered species left in our country. हमारी कंट्री में ऑलरेडी इनकी इतनी कम नंबर्स बचे हैं, उसमें जितने एनिमल्स को मारा गया है, ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन है. इसका मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, हमें एक्शंस लेने चाहिए. Reduction of a species might lead to irreparable damage to the ecological system of an area. हमें पता है that लाइफ साइकिल जो है जिसमें हर एक एनिमल, हर एक बीइंग जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है. अगर हर्बीवोरस नहीं होंगे तो कार्निवोरस परेशान हो जाएंगे, कार्निवोरस नहीं होंगे तो हर्बीवोरस परेशान हो जाएंगे. बेसिकली ये एक बहुत ही जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. तो अगर एक भी स्पीशीज़ का रिडक्शन हुआ तो वो इकोलॉजिकली पूरा जो है इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा. Through the columns of your esteemed daily, I appeal to the Environment Ministry and other concerned departments to put an immediate stop to poaching. आपके esteemed daily से मैं अपील करती हूँ Environment Ministry को और बाकी जो concerned department हैं कि पोचिंग पे तुरंत जो है वो बैन लगाया जाए. There must be total ban on poaching of animals for fur, skin and accessories made of animal skins and bones. टोटल बैन होना चाहिए एनिमल की पोचिंग पे. अब चाहे आप फर के लिए करो, स्किन के लिए करो, या क्या होता है आप लेदर के जो है आप बेल्ट्स पहनते हो, शूज़ पहनते हो, बैग्स कैरी करते हो, और ये लेदर कहाँ से आता है? जब एनिमल्स को किल करते हैं तभी तो ये लेदर बनता है. तो इन एक्सेसरीज पे भी बैन लगा दिया जाना चाहिए. द गिल्टी मस्ट बी गिवन एग्जेम्पलरी पनिशमेंट्स. जब तक जिसने ये गलत काम किया है, जो पोचर्स हैं, जब तक उनको एग्जेम्पलरी पनिशमेंट, मतलब बहुत ही ऐसा पनिशमेंट जो दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल का काम करे, जब तक उन्हें नहीं मिलेगा तब तक लोगों को सबक नहीं मिलेगा. The current authorities must take all possible steps to let wild animals live in peace in their safe surroundings. जो current authorities हैं, मतलब जो भी वो लोग हैं जो कि डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, जो लोग डिसीजंस ले सकते हैं, उन्हें हर पॉसिबल स्टेप लेना चाहिए ताकि जो एनिमल्स हैं वो अपने सराउंडिंग्स में, उनके नेचुरल सराउंडिंग्स में पीसफुली रह पाएँ. I am hopeful you will give space to my views in your reputed paper for the noble cause. मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि आप जो हो अपने न्यूज़पेपर में थोड़ी सी मुझे जगह दोगे ताकि मैं अपने विचारों को आपके न्यूज़पेपर के थ्रू कंसर्न अथॉरिटीज़ तक पहुँचा पाऊँ, क्योंकि एक बहुत ही नोबल कॉज है. थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, रमन. दैट्स इट. यहाँ पे रमन के साथ सपोज आप अपना डेजिग्नेशन डालना चाहते हो तो आप बिल्कुल डाल सकते हो. Okay, that is it. This was our last question. Thank you so much. I hope you understood the letter well. It is a formal letter writing. Letter writing में कोई भी डाउट होता है तो remember that grammar के सारे videos already created हैं. So आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट में जा सकते हो और उसमें वहाँ पे जाके अपनी क्लास को ओपन करके ग्रामर के वीडियोस चेक कर सकते हो इफ़ यू हैव एनी डाउट anywhere. Okay, thank you so much for being with me. Thank you for being a wonderful audience. And now here, remember that these videos can be found on the website. How you would find it? ये यहाँ पे जैसे आपका होम पेज आता है. So go and click on class 7. So आप क्लास 7 पे क्लिक करोगे. अब क्लास 7 पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पे इंग्लिश ग्रामर के सारे वीडियोस आपको आ जाएंगे. सिमिलरली एंगेजिंग इंग्लिश के सारे वीडियोस आ जाएंगे. All you have to do is just click on the topic that you wish to study and your video will appear. That's quite simple, right? Thank you so much for watching and do not forget to like, share and subscribe. Please take care. Bye-bye.